चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग समझेंगे और इसका जो वेक्टर फॉर्म में डेरिवेशन है उसको भी हम लोग समझेंगे। कूलॉम्स ने क्या कहा कि दो चार्जेस को जो हम सेपरेट करते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। समझते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स ने क्या कहा कि दो चार्जेस मान लेते हैं Q और Q, इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं R, ये सेपरेट है बाय अ डिस्टेंस R। तो इनके बीच में अगर ये दोनों चार्जेस सेम पोलैरिटी के हैं, पॉजिटिव हैं, तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, मतलब दूर दूर जाएंगे। अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स कितना लगेगा, वो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज, मतलब Q इंटू Q एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इनके बीच की जो दूरी होगी उसका स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिख लें, Q Q बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। जब भी इक्वल टू का साइन आएगा एक आएगा कांस्टेंट वैल्यू के, Q Q बाई आर स्क्वायर। अब ये जो k है इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग लिखेंगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q बाई आर स्क्वायर। तो ये अपना फार्मूला बन जाएगा कूलम्बिक फोर्स का। ठीक है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा इन दोनों चार्जेस के बीच में, वो अपना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 MKS में। ठीक है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यूनिट की बात करें तो इजिली यूनिट बन जाएगा न्यूटन, ये हो जाएगा आपका न्यूटन, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, नीचे कूलम स्क्वायर। तो यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर एमकेएस में। अगर सीजीएस में बात करें तो इसकी यूनिट कितनी होती है 1, सीजीएस में इसकी यूनिट होती है 1। अच्छा, तो ये तो नॉर्मली सब बात हो गया कि क्या फार्मूला होगा कूलम्स लॉ का। ठीक है, लेकिन अब इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे होता है, इस चीज को बहुत पूछा था और उसको हम लोग समझते हैं। अब इसका वेक्टर फॉर्म की अगर हम बात करें तो हम दो एक्सिस ले लें, ये मान लें x और ये अपना हो गया y। अब हम दो कोई पॉइंट ले लेते हैं जहां पे हम चार्ज को इमेजिन करेंगे। मान लेते हैं यहां पे चार्ज है Q1, यहां पे चार्ज है Q2, ये अपना ओरिजिन हो गया। अब ये Q2 जो है अगर हम यहां से देख रहे हैं तो यहां से कुछ डिस्टेंस होगा इसका, मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है वो है R2। और अगर इसकी बात करें तो ये भी डिस्टेंस हम मान लें यहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है R1, ये डिस्टेंस है R1 और ये डिस्टेंस है R2। अच्छा, अब ये भी Q1 चार्ज है, ये भी Q2 चार्ज है। ये चार्ज अगर मान ले पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो ये इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा बाहर की ओर, उसी तरह ये भी इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा बाहर की ओर। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो अगर ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है तो दोनों आपस में क्या होंगे अट्रैक्ट होंगे, और दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे तो ये इधर की ओर अट्रैक्ट हो रहा है वो उधर की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। तो नेट इनका फोर्स होगा, अगर चार्जेस की वैल्यू सेम है मैग्नीट्यूड सेम है तो वो भी क्या होगा जीरो होगा, लेकिन डायरेक्शन हमेशा क्या होगा अपोजिट होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। अच्छा, तो Q1 ओरिजिन से R1 की डिस्टेंस पे, Q2 ओरिजिन से R2 की डिस्टेंस पे। लेकिन एक बात बताओ, Q1 और Q2 के बीच में भी तो कुछ डिस्टेंस होगा, ये भी तो सेपरेट है ना, तो इनके बीच में भी कुछ दूरी होगी। अगर हम यहां से यहां की ओर जाएं, इधर से इधर की ओर, तो हमें क्या मिल रहा है कि ये जो डिस्टेंस है, हम कहां से कहां जा रहे हैं 1 से 2 की तरफ, तो इस डिस्टेंस को हम मान लें R12। कितना मान लें R12। उसी तरह Q2 से Q1 जो भाई दूरी इधर है वो भी दूरी इधर होगा, लेकिन हम इस तरफ से जाएंगे अगर तो इसको क्या बोलेंगे R21। भाई 2 से 1 जा रहा है तो R21। अच्छा, Q1 जो है Q2 के ऊपर लगाएगा फोर्स लगाएगा, फोर्स किसके ऊपर लगा रहा है 2 के ऊपर, और कौन लगा रहा है 1 लगा रहा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे F21। लिखने का तरीका देखिए, Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 के ऊपर, जिसके ऊपर फोर्स लगाएगा उसको पहले लिखेंगे
और जो फोर्स लगाएगा उसको बाद में लिखेंगे। ऐसे समझो, मान लीजिए किसी एक आप रोड पे जा रहे हैं, किसी गाड़ी ने क्या किया, ठोक दिया, ट्रक वाले ने ठोक दिया। अब जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको बचाना सबसे पहले किसको बचाएंगे, जिसका एक्सीडेंट हुआ है। तो जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको पहले बचाएंगे, है ना, कहीं उसकी जान न चली जाए। तो जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है उसको पहले लिखेंगे, और जो फोर्स लगाया उसको बाद में लिखेंगे। तो पहले उसको देखें जिसका एक्सीडेंट हुआ है, फिर जो एक्सीडेंट किया उसको बाद में देख लेंगे। तो जिसके ऊपर फोर्स लगा उसको पहले लिखते हैं, और जिसने फोर्स लगाया उसको बाद में लिखते हैं। उसी तरह सिमिलरली यहां भी हो जाएगा। फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, 1 के ऊपर। लगा कौन रहा है भाई, 2। ये अपना डायग्राम बन गया। डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है ना। अब देखते हैं आगे क्या कहानी होगी भाई। अब यहां पे अगर हमें थोड़ा सा ध्यान हो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग अगर हम R1 और R12 और R2 इन तीनों को देखो तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, एक ये ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर हम R1 की बात करें, R1 वेक्टर, फिर देखिए ये डायरेक्शन इधर है, ये भी डायरेक्शन इधर है, इसका हेड और इसका टेल दोनों कंटिन्यूअस फैशन में है, इस वजह से R1 प्लस R12। अच्छा ये देखिए अपोजिट हो गया भाई, दो साइड का जो रिजल्टेंट होगा वो तीसरा साइड होगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यही कहता है। तो यहाँ R1 यहाँ R12 दोनों को ऐड कर लिया, और ये अपोजिट डायरेक्शन है, इस वजह से इसको क्या करेंगे, इज इक्वल टू R2। अब इसी को हम R12 के फॉर्म में बना ले, तो R12 वेक्टर जो है वो बराबर हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। भाई इसको इधर की ओर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसको इधर की ओर भेजने पे। उसी तरह सेम अगर हम इधर से जाएं तो R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर, ये देखिए कंटिन्यूअस फैशन में है, तो R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर, क्योंकि ये अपोजिट हो जाएगा। जब हम इधर से जाएंगे इस ट्राइंगल में तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कि R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू द R1 वेक्टर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको अब जो सॉल्व करेंगे उसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब R21 के फॉर्म में इसको भी बनाओ अगर, तो बन जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। कैसे, ये उधर चला जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड। और दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो देखो R2 प्लस में है, R2 माइनस में, R1 माइनस में, R1 प्लस में, ये सारी चीजें हट जाएंगी। बचेगा क्या, R12 जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, R21 के। और दोनों का डायरेक्शन देखिए क्या है, अपोजिट, इस वजह से नेगेटिव साइन के साथ दिखाएंगे। समझे कि नहीं समझे, मतलब अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो फोर्सेस भी क्या होगा, सेम होगा, डायरेक्शन आपका अपोजिट हो जाएगा। अब जो यहां पे कूलाम फोर्स आया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया था, उसको देखें तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ बाई R स्क्वायर। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्या माना हमने, Q1, और चार्ज क्या माना है, Q2 अपॉन, सेपरेटेड बाई R12 मान लो, R21 मान लो। चलिए हमने मान लिया यहाँ पे R12। अच्छा अब ये फोर्स R12 डिस्टेंस की तरफ से ले रहे हैं, इस वजह से इस फोर्स को भी लिखेंगे फोर्स 1 2। अब इसका डायरेक्शन भी बताना जरूरी है, और डायरेक्शन बताने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के साथ में क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा अब इसको सॉल्व करेंगे तो F12 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। और ये जो R कैप है तो हम लोगों ने पढ़ रखा है फिजिक्स में क्लास 11th में कि अगर A वेक्टर है तो ये इज इक्वल टू होता है वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A। तो उसी तरह यहां पे भी इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, R वेक्टर ऑन R12, है ना।
तो ये 1 2 के फॉर्म में इसको भी लिख लेंगे। अब ये हमारे पास क्या आ गया, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, ये देखिए R12 स्क्वायर में रहेगा ये सारी चीजें, तो R12 स्क्वायर और R12 का क्यूब, और बचेगा क्या यहाँ पे, वेक्टर R12। अब ये जो है ये अपना हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, इसी को बोलते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप रेडी कर लीजिए।